वेलकम टू स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है सिस्मिक एनालिसिस ऑफ अ 4 स्टोरेड बिल्डिंग। देखो, सिस्मिक एनालिसिस का बेसिकली हम लोग रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस को देखेंगे। स्टैटिक एनालिसिस बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, तो इसीलिए रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस मेथड को ही हम लोग यहाँ पर कोट करेंगे। यहाँ पर रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस मेथड को ही हम लोग देखेंगे। इसका एनालिसिस प्रोसेस थोड़ा कठिन है, मतलब तो देंगे कि कैसे किया जाता है। हम एक 4 स्टोरेड बिल्डिंग को कंसिडर करेंगे और उसको IS 1893 पार्ट 1 2002 के हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि एक 4 स्टोरेड बिल्डिंग के लिए इसको रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस के डिजाइन करने के लिए आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए। सबसे पहले डेटा कि आपका ये जोन कौन से जोन पे डिपेंड करता है, कौन से जोन पे है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कितना नंबर ऑफ स्टोरी, ये तो आपको पता चले जाएगा। फ्लोर हाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफिल वल इनफिल है या इनफिल नहीं, मतलब यहाँ पर कोई भी स्टोरी पर जो वल होगा वो वल फील्ड है या फील्ड नहीं है, या ऐसे मतलब फ्रेम है वहां पर कांच लगा दे रहा है कुछ ऐसा कुछ। इम्पोज लोड, लाइव लोड कितना होगा, मटेरियल आप क्या यूज कर रहे हो, साइज ऑफ कॉलम, साइज ऑफ बीम, साइज ऑफ कॉलम से आप लोग स्टिफनेस निकालोगे, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। साइज ऑफ बीम वेट के लिए, डेप्थ ऑफ स्लैब ये भी मास के लिए। ओके, स्पेसिफिक वेट ऑफ RCC ये भी चाहिए आपका। आप जो ब्रिक या कोई भी इनफिल यूज कर रहे हो उसका यूनिट वेट चाहिए। सॉइल का टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किस टाइप का सॉइल आप यूज कर रहे हो और किस मेथड से आप कर रहे हो, ये सारी चीज आपको जानना होगा। एक और बात, अगर आप कौन सी केसेस पे रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस करोगे या कौन सी केसेस पे नहीं, ये IS कोड में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, राइट। तो वो चीज भी आप लोगों को जानना पड़ेगा कि कौन सी केसेस में आपको रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना होता है और कौन सी केसेस में नहीं, राइट। तो सुनाओ, अब डायनेमिक एनालिसिस कौन सी केसेस में करोगे। IS 1893 क्लॉज नंबर 7.8 पे सीधा लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर आपको रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना है, डायनेमिक एनालिसिस करना है, तो रेगुलर बिल्डिंग के लिए, और वो भी अगर जोन 4 या 5 पे होगा, तो 40 मीटर मिनिमम हाइट या इससे ज्यादा होना चाहिए। एंड जोन 2 के लिए 90 मीटर से ज्यादा बिल्डिंग अगर हाइट हो गया तो आपको रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना पड़ेगा जोन 2 और 3 के लिए। और इरेगुलर बिल्डिंग के लिए आपको फ्रेम 12 मीटर इन जोन 4 एंड 5, जोन 4 और 5 पर 12 मीटर, और 40 मीटर जोन 2 और 3 के लिए आपको अगर हो गया तो उस केस में आपको रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली ये सारी चीज फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप लोग NTPC का काम कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर करते हो, तो हम लोग करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि वहां पर रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस ही कंसिडर करते हैं और उसका कुछ अलग से स्पेसिफिकेशन है वो लोग देते हैं, तो वो स्पेसिफिकेशन आपको मानना पड़ेगा, राइट। तो रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस के लिए ये सारी चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ लंब मास टू वेरियस फ्लोर, ठीक है। देखो, लंब मास क्या है। लंब मास मतलब है, हम लोगों ने बताया था कि इससे पहले हम लोगों ने जो रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस के ऊपर डायनामिक एनालिसिस की सीरीज पे, इससे पहले जो वीडियो हम लोगों ने बताए थे वहां पर सारी डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस की थी कि कैसे एक मश होता है, मश स्प्रिंग सिस्टम किया जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर एक फ्लोर हो गया आपका, से ये एक फ्रेम है, राइट, ये एक फ्रेम है, ये 2D में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है, ये कॉलम है, ये दोनों ये कॉलम है, राइट। आप करोगे क्या, इसको सीधे ऐसे ही नहीं कैलकुलेट कर पाओगे ना,
तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस पूरे फ्लोर का बीम कॉलम सारे जो भी ब्रिक फिल है, तो सारे चीज को हम लोग कंसिडर करेंगे कि एलोकेटेड है कि एक सेंट्रल मास पर, और ये दोनों कॉलम एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा। तो ये यहाँ पर कंसंट्रेटेड हो गया ये मश, और ये एक बी स्प्रिंग की तरह कॉलम स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, और उसके नीचे ये मश यहाँ पर आएगा, और इसके नीचे ये स्प्रिंग, और यहाँ पर ये फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स। सो इन दोनों का समेशन ये क्या होगा, यहाँ पर भी इन दोनों के का समेशन, स्टिफनेस का समेशन ये स्टिफनेस होगा, और इस बिल्डिंग का इस फ्लोर का पूरा मास ये होगा, और इस फ्लोर का पूरा मास ये होगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर फ्लोर का मास तो ले लिए, लेकिन वो जो वॉल है वॉल का मास कौन लेगा? देखो वॉल का मास 50-50 शेयर्ड होता है। अगर कोई भी बिल्डिंग का अगर कोई भी फ्लोर के लिए आप लेते हो, तो उस फ्लोर से ऊपर का 50% और नीचे का 50% का जो मास है फ्लोर, वो वॉल का जो ब्रिक फिल है, वॉल जो होता है, वो वॉल का मास 50% ऊपर का 50% और नीचे का 50% मास वो फ्लोर लेगा। तो ऐसे फ्लोर का ऐसे वॉल का मास डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों तरफ। तो वही चीज हम लोगों ने की है यहाँ पर। तो वही चीज करने के बाद हम लोग हर एक फ्लोर का मास निकालेंगे, जितनी भी बिल है। देखो हम लोगों ने यहाँ पर मास के लिए क्या किया, मास ऑफ इनफिल, जो इनफिल आप यूज कर रहे हो, मास ऑफ कॉलम, मास ऑफ बीम इन लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफॉर्म ऑल डायरेक्शन, दैट मास ऑफ स्लैब, इम्पोज लोड एंड ऑफ परमिसिबल इम्पोज लोड, जो भी होता है सारे कुछ हम लोग यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। देखो वो चीज 25 हम लोग यूनिट वेट जो है, यूनिट वेट को कंसिडर करके ये सारे चीज कैलकुलेट कर रहे हैं कि देखो 25 ये विड्थ है, और ये जो ये है 3.5/2 ये हाइट। यहाँ पर अगर फ्लोर को देखोगे कि एक हाइट, एक फ्लोर से एक फ्लोर का हाइट है 3.5 मीटर, तो हम लोगों ने बताया था कि आधे को लेंगे हम लोग, तो इसीलिए आधे को ले रहे हैं, फ्लोर के लिए आधा ही होता ना, तो वही चीज आधे को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे करके आपको करना क्या है, इस पूरे फ्लोर का टोटल वेट, आधा वेट नहीं या यूनिट वेट, ऐसा नहीं, टन पे या किलो न्यूटन पे या जितना भी हो या केजी पर, ये पूरे वेट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे अगर वेट वेइंग मशीन पे वो फ्लोर, अगर ऐसे मानो कि वेइंग मशीन पर अगर वो फ्लोर उठा के अगर वेट करोगे, वो वेट निकालोगे, तो जितना वेट होगा वो वेट आपको निकालना है, राइट। तो वो वेट आपने निकाल लिए, ये रूफ के लिए निकाला, रूफ के लिए इसीलिए रूफ के लिए निकाला, इसीलिए आप 3.5/2 कर रहे हो, क्योंकि ऊपर का फ्लोर का आपको 50% लेना होगा ना, यहाँ से 50% अब ले पाओगे, यहाँ पर ऊपर तो कोई फ्लोर नहीं है, उसको 50% नहीं ले पाओगे, तो इसीलिए 3.5 का आप आधा लो। तो सारी मास ऑफ कॉलम, कॉलम का भी आप आधा ही ले पाओगे, पूरा तो नहीं ले पाओगे, लेकिन वहां पर जो बीम स्लैब सारे जो चीज है ये पूरा लेना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, ये जीरो क्या है, ये जीरो है कि ऊपर जो फ्लोर है वहां पर हम लोग लाइफ लोड कंसिडर नहीं किए फ्लोर लेवल पर, तो इसलिए फ्लोर लेवल पर लाइफ लोड हम लोग जीरो कंसिडर कर रहे हैं। तो बाकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर पर जो मश है वो इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर 3.5 भी मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आधा आधा, इस फ्लोर का आधा नीचे आधा ऊपर, तो पूरा एक 3.5 मीटर का स्पैन हो गया। तो वही चीज यहाँ पर कंसिडर करके हम लोगों ने ये वेट निकाल लिए। यहाँ पर ये चीज देखो डबल स्टार में जो है कि लाइव लोड आप पूरा यूज नहीं कर पाओगे सिस्मिक एनालिसिस पर, मतलब रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस का फोर्स अगर जब निकालोगे, हाँ ये मतलब ये आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि सर कब लाइव लोड 50% लेना है कब नहीं लेना है। जब लाइव लोड अगर इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब अगर कॉम्बिनेशन बना रहे हो कि लाइव लोड प्लस डेव लोड, तो वहां पर लाइव लोड जितना ले रहे हो उतना ही कंसिडर करना, उससे कम नहीं, वहां पर फैक्टरेट करके। अगर लाइव लोड, अगर रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस या सिस्मिक एनालिसिस पे अगर लाइव लोड कंसिडर कर रहे हो, तो उन केसेस पर लाइव लोड का 50%, उस एनालिसिस पे आप लाइव लोड का 50% लोगे,
मतलब इस एनालिसिस के लिए 50% लोगे, पूरा स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए नहीं। मतलब बाकी जो कैलकुलेशन है वहां पर लैपटॉप पूरा ही लोगे, लेकिन रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस या सिस्मिक एनालिसिस हो गए तो वहां पर 50% लोगे, राइट। ये कितना परसेंट होता है, 50% या 25%, ये आईएस कोड में दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, वहां पर देखोगे। ये 3 से कम होगा तो क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, राइट। वहां पर आप लोग खोल के देखना, ये आपका होमवर्क है। सुना, आपका हर एक फ्लोर का मस्ट आपको निकल गया, तो टोटल मस्ट आप लोग सम अप करोगे तो ये निकल जाएगा। तो हमने बताया था कि आपको टोटल मास चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली आपको वो वाला मास चाहिए। अगर पूरा बिल्डिंग को उठाकर आप अगर एक वेइंग मशीन पर वेट करोगे तो जितना मास निकलेगा वो मास आपको यहाँ पर कंसिडर करना होगा, वो मास यहाँ पर चाहिए आपको, राइट। सुना, मास निकल जाने के बाद हम लोगों ने सिस्मिक एनालिसिस, ये डायनामिक एनालिसिस के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट, मास मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, स्टिफनेस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ये सारे चीज हम लोगों ने पढ़ा था। ये सारे चीज पढ़ के हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को फाइंड करते हैं, कैसे मोड निकालते हैं, मोड एनालिसिस करते हैं, कैसे ओमेगा एनालिसिस करते हैं, कैसे टाइम पीरियड एनालिसिस करते हैं, सारी चीज हम लोगों ने देखा था। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताते चले कि डिटरमाइन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो हर एक एक ये है एक ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज है आपका मास मैट्रिक्स, ठीक है। हर एक फ्लोर का, ये फर्स्ट फ्लोर का मास, सेकंड फ्लोर का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। अगर फ्लोर बढ़ता तो यहाँ पर ये बढ़ते जाता मास डायगोनली बढ़ता, सारे जीरो होता, राइट। क्या क्यों ये जीरो हो रहा है, इसे कैलकुलेशन मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था। पिछले वाले वीडियो में आप जाके देखो कि कैसे किया जाता है। सुनाओ, ये वैल्यू आपने बिठा दी। इसके बाद आप टोटल लैटरल स्टिफनेस ईच स्टोरे, हर एक स्टोरे पर लैटरल स्टिफनेस कितना होगा वो आपने कैलकुलेट किया, 12 EI बाई एल क्यूब, इस फॉर्मूले से, राइट। अब हर एक फ्लोर पर कितना कॉलम है, हर एक फ्लोर पर कॉलम, अगर इस प्लान पर देखोगे तो हर एक फ्लोर पर कॉलम है 3, राइट। यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 कॉलम है। सुना, आपको 3 कॉलम के लिए एक स्टिफनेस, एक कॉलम के लिए स्टिफनेस इतना, तो 3 कॉलम के लिए स्टिफनेस 3 into दिस वन। तो हर एक फ्लोर का जो स्टिफनेस है वो K1 = K2 = K3। ये फॉर्मूला आप कैसे निकाला ये भी हमने पिछली वीडियो में बताया कि K = दिस वन कैसे होता है, राइट। तो यहाँ पर स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये वाला स्टिफनेस मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना होगा। ये वाला स्टिफनेस मैट्रिक्स आपको फॉर्म करके यहाँ पर ये जो स्टिफनेस है ये आपको बिठाना पड़ेगा यहाँ पर। अगर K का वैल्यू अगर और भी बढ़ता तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस यहाँ से और भी चला जाता, और ये वाला जीरो का जो सीक्वेंस है, जीरो यहाँ पर बैठते जाते। तो सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहता कि K1 + K2, यहाँ पर K2 + K3, K3 + K4, K4 + K5 होता। ये K2 K3 K4 ऐसे ही चला जाता। यहाँ पर K5 होता, ये K2 K3 K4 K5 ऐसे ही चला जाता है ये, राइट। तो ये ऐसे सीक्वेंस कुछ ऐसे होता है। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे तो प्लीज वो जाके देखो, तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आता कहाँ से, राइट। तो इसके बाद ये मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद आपको K - ω² M ये वाला निकालना होगा। ये आपको निकालने के बाद आपको दिस वन = 0 ये आपको कंसिडर करने का। हम लोग फोर्स्ड मोशन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं कि फोर्स = 0 पकड़ के हम लोग काम कर रहे हैं। और डैम्पिंग हम लोग यहाँ पर 5% कंसिडर कर चुके हैं, 5% डैम्पिंग हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। डैम्पिंग का ऑब्वियसली डैम्पिंग का अभी भी बात हुआ नहीं है, लेकिन कंसिडर करते हैं। लेकिन जो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं ये K - ω² M = 0 यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्यों करते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोगों ने बात किए थे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है कन्वेंशनल मेथड पर। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है यहाँ पर आप लोग सारे डेटा पिछले वाले जो मैट्रिक्स, यहाँ का सारे मैट्रिक्स का सारे डेटा यहाँ पर बिठाओगे, बिठाकर आप लोग ओमेगा स्क्वायर फाइंड करोगे, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर ये ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा, अगर इसको अगर ब्रेक करोगे
डिटरमिनेंट निकालोगे तो। इसके बाद आपको आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा हर एक मोड के लिए, हर एक ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा स्क्वायर का 4 वैल्यू निकलेगा, तो वो 4 वैल्यू है दिस वन। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर का आपका 4 वैल्यू निकलेगा, वो दिस वन। एक है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, एक है ये, एक है ये, और एक है ये। अगर ओमेगा स्क्वायर निकल गया तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है तो टी भी निकल जाएगा। लेकिन द क्वांटिटी ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आई स्क्वायर इज कॉल्ड ith आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स व्हिच इज m ओमेगा स्क्वायर प्लस k phi I, right? Each natural frequency omega I, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा of system has corresponding eigenvalue of mode eigenvector corresponding eigenvector of mode shape which is denoted by phi I। ये phi I mode shape है आपका। The mode shape corresponding to each natural frequency is determined from the equation। आपको ये मोड शेप निकालना है और ये मोड शेप आपको मिलेगा यहाँ से। आप एक एक ओमेगा बिठाओगे, एक एक मोड शेप आपको मिलेगा, राइट? ये वाला जो वैल्यू है आइगन वैल्यू, सिंपल आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। लीनियर इक्वेशन आपको अगर आता है लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन से सिंपल आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालो। तो यहाँ से आप आइगन वैल्यू निकालिए, वहां से आइगन आपको, फिर यहाँ से आइगन वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। वो आइगन वेक्टर जो निकलेगा वो आइगन वेक्टर है दिस वन। अगर आपको पता नहीं कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होता है, सिंपली गूगल पे जाओ, सर्च करो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, और 10 या 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, ये मैथमेटिक्स की चीज है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या है, तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये इस इक्वेशन का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आपको निकालना। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने के बाद आपका फाई जो निकलेगा ना, ये फाई है आइगन वेक्टर। जो आपको जो आइगन वेक्टर निकलेगा वह है आपका फाई, वही है आपका मोड शेप। तो आपको 4 मोड शेप आपको मिलेगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, राइट? तो 4 मोड शेप का कुछ ऐसा पैटर्न निकलेगा और एक एक मोड शेप का कुछ ऐसा कर्व होगा। वो अगर प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा कर्व होगा। तो आप लोगों ने ओमेगा निकाला था। ओमेगा है आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आपका टी निकलता है, राइट? टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, हम लोग जानते हैं ना, 2 पाई बाय ओमेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? 2 पाई इज इक्वल टू टी ओमेगा। तो यहाँ से आप लोग टी निकाल पाओगे, नेचुरल टाइम पीरियड, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड आप निकाल पाओगे। तो वही चीज निकालने के बाद आपको ये मिलेगा मैट्रिक्स, राइट? ये सेकंड पे आएगा टाइम पीरियड, नेचुरल टाइम पीरियड। तो इसके बाद एक और चीज आता है कि मोडल पार्टिसिपेशन फैक्टर। मोडल पार्टिसिपेशन फैक्टर होता क्या है? देखो, आपका जो मोड निकला है वो मोड ith डायरेक्शन पर, अगर पी के अगर निकाल रहे हो, हम पी के से ही बात करते हैं, पी के निकाल रहे हो तो के मोड उस पर्टिकुलर के मोड उस पर्टिकुलर बिल्डिंग पर कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, के मोड का पार्टिसिपेशन क्या है, वो है सिंपली मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर। अगर P1 तो 1 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, सिंपल वे में नाम ही है मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर। सिंपल वे में अगर आप लोग समझ तो ये आपको निकालना पड़ेगा मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर। एक और चीज मैं बता दूं कि एक 2D फ्रेम और 3D फ्रेम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, ये इस सीरीज का पहला भाग में हम लोगों ने बताया था कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। लेकिन इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए आप कैलकुलेट करोगे, कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी मोड शेप निकालोगे, ये सारे चीज आपको पता चलेगा। ये सारे पैरामीटर्स, ये पीके से आपको पता चलेगा कि कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कौन से मोड शेप के लिए, कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन से मोड शेप के लिए आप कैलकुलेट करना चाहिए। जिसमें ज्यादा वैल्यू ज्यादा आ रहा है उसी को लेकर आप आगे बढ़ोगे ना। तो वही चीज पीके का वैल्यू आपको ऐसे कैलकुलेट करना होगा।
अगर जहां पर पीके का वैल्यू नेग्लिजिबल आ रहा है तो छोड़, लेकिन पीके का वैल्यू आपको याद रखना होगा, पीके का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि पीके से ही आपको फर्दर क्यू जो शेयर फोर्स, जो फोर्स आपको निकालना है वो निकलेगा। सो नाउ देखो, अब मोडल मास ऑफ a structure subjected to horizontal to vertical or vertical as the case may be, ground motion is a part of total seismic mass of structure is effective in mode के। देखो जो मास आपका, जो मास आप मोड के लिए से मोडल मास के एम के आप निकाल रहे हो, तो मोड के लिए जो मास इफेक्टिव है वो है मोडल मास। मतलब जो मास इफेक्टिवली वर्क कर रहा है मोडल मास के लिए, वो मोड के लिए, वो है मोडल मास, राइट। ये आपको कंट्रीब्यूट कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है, कितना परसेंट होना पड़ता है, कितना इफेक्टिवनेस जो मोडल मास का कंट्रीब्यूशन है वो आपको कितना होना चाहिए, आपको ये 90% से ज्यादा होना चाहिए। से आपका 3 मोड आप कंसिडर किए, 3 मोड, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मतलब वो फाई का वैल्यू 3 फाई आप लोगों ने कंसिडर किए, मोड 1, मोड 2, मोड 3, और तीनों मिला के आपने तीनों कंसिडर करने के बाद इसमें 88 आ रहा है। सारे तीनों मिलाकर आपने मोडल मास, तीनों मोडल मास को समेशन करके 88 आ रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा, फिर नहीं होगा, फिर आपको मोड बढ़ाना पड़ेगा, राइट। आपको 90 क्रॉस करवाना पड़ेगा, 90 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो वही चीज आपको मोड 90 से क्रॉस करवाना पड़ता है, इफेक्टिवनेस मोडल मास। तो इसे कैलकुलेशन सिंपली एम के इज इक्वल टू, इसका भी कैलकुलेशन फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था, तो ये भी देखिए, डब्ल्यू आई फाई आई के, मतलब फाई, अगर पी वन मोड 1 के लिए आप निकाल रहे हो तो डब्ल्यू वन 511, मतलब 1 1, मतलब यहाँ पर जो 1 1 है, दिस वन, यहाँ पर 511, ये वाला 511, राइट। ऐसे जाएगा W2 521 31 41, उस मैट्रिक्स से आप डेटा निकालोगे, डेटा निकाल कर यहाँ पर बिठाओगे, और उससे करस्पॉन्डिंग जो फ्लोर है, फ्लोर का वेट मास वो यहाँ पर बिठाओगे। सिमिलरली नीचे भी वही होगा, लेकिन 5 के ऊपर एक स्क्वायर होगा, वो बिठाओगे, बिठाकर सिंपली P1 के लिए ये निकल जाएगा। सिमिलरली P2 के लिए भी ये निकल जाएगा, राइट। P2 के लिए भी आप 511 वहां पर किए थे, यहाँ पर 2212, उस मैट्रिक्स को 1 2 पोजीशन पे जो मॉडल मोड शेप है, वैल्यूज है, वो यहाँ पर बिठाओगे इस मैट्रिक्स का, राइट। यहाँ पर ये वाला 1 1 है ना, तो ऐसे करके जो आपका 1 2 पोजीशन पे जो है वो यहाँ पर बिठाओगे 2 2 पर, ये सारे डेटा यहाँ पर बिठाकर आपका P2 का वैल्यू निकलेगा, सिर्फ P3 P4, एज सिंपल एज दैट। तो उसी प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा मोडल मास। मोडल मास का भी वही फंडा है, कुछ अलग से नहीं है, लेकिन वहां पर स्क्वायर कर रहे हो आप, मोडल मास का भी फंडा वही है, राइट। वहां पर ये वाला स्क्वायर आपको नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, पूरा का स्क्वायर करना पड़ता है, राइट। सो ना वही बात, मोडल मास का भी आपको वही करना पड़ेगा, वहां से डेटा निकाल कर आप यहाँ पर बिठाओगे। एक और बात हम लोगों ने बोलना भूल गया कि ये मास था, मास को आपको वेट पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 9.81 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इसको वेट पे कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। नाउ M1 M2 M3 सॉरी M2 M3 M4 वही प्रोसेस आप निकालोगे। देखो यहाँ पर पूरा स्क्वायर मैंने लोगों को बताया था, देखो ये पूरा स्क्वायर है, बाकी सारी चीज एज इट इज है। तो यहाँ से M1 M2 M3 M4 निकालोगे, फिर यहाँ पर मॉडल मास का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप देखोगे, टोटल जो मास है, टोटल जो M है, और एक M जो निकला है M1, इसको डिवाइड करोगे तो आपको निकलेगा यही 90% आ रहा है, तो आपका ठीक है, आपका बिल्डिंग इट्स ओके, रिस्पॉन्स पार्टिसिपेशन फैक्टर इट्स ओके। नाउ फॉर मोड 2
m2 बाय टोटल m। अब ये m क्या है, m कौन सा m है, ये वाला भी देख लो। देखो यहाँ पर m हम लोगों ने निकाला था ना टर्न पर, यही वही m है। सुनाओ यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने के बाद अब यहाँ पर आओगे, सीधे यहाँ पर आओगे, राइट राइट। तो आप लोग m3 बाई m ये भी कैलकुलेट करोगे, ये सारे चीज आपको आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। आप यहाँ से डेटा लेकर सिर्फ यहाँ पर बिठाओगे, ये वाला यहाँ पर बिठाओगे और वो वाला m यहाँ पर बिठाओगे, तो ये वाला डेटा आपको निकल जाएगा। लेकिन आपको चाहिए हॉरिजॉन्टल फोर्स जो बिल्डिंग के ऊपर एक्ट कर रहा है ना, वो आपको चाहिए। तो वहां कहाँ से मिलेगा? देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला से निकलेगा। क्लास आपका जो IS 1893 पार्ट 1, ये आपको ऊपर से नीचे पूरा अगर पढ़ना है आपको, ये सारे फॉर्मूलाज तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्ट्रिक्टली, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोगों ने वहां से उठाया है, ये वहां का फॉर्मूलाज है। तो वहां पर ये सारे फॉर्मूला सबको मिल जाएंगे, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने बताया पिछले वीडियोज में कैसे होता है ये सारी चीज। सुना, अगर आप लैटरल फोर्स क्यू आई के एट फ्लोर आई फॉर मोड के, आई फ्लोर पर मोड के लिए अगर आप लैटरल फोर्स निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला है दिस वन। याद रखना, ये आई फ्लोर है, ये मोड है, राइट। तो यहां पर हम लोग ये वाला वैल्यू नहीं जानते, ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, लेकिन एक ये नहीं जानते। तो ये एक का हिसाब कुछ इस तरह से होता है, IS कोड में दिया हुआ है। ए एच के हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल के लिए ऑब्वियसली z/2 इंटू I/r, और ये है एक्सेलरेशन। अब ये z/2 I/r क्या है? z है आपका, हम लोगों ने बताया था ना, जोन फैक्टर, दिस वन इज जोन फैक्टर, ये इंपॉर्टेंस फैक्टर, ये रिडक्शन फैक्टर। ये तीनों चीज के करस्पॉन्डिंग IS कोड में वैल्यू है कि कौन से जोन में आपका बिल्डिंग है, उसके हिसाब से एक वैल्यू है। अगर जोन 1 में होगा तो कुछ होगा, जोन 2 में होगा तो 3 में होगा तो कुछ होगा, जोन 4 में होगा तो कुछ होगा। वहां पर एक टेबल है। आपका बिल्डिंग किस टाइप का है इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस टाइप का जनरल बिल्डिंग है, तो उस हिसाब से कि इंपॉर्टेंस फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है। रिडक्शन फैक्टर, बिल्डिंग का टाइप, ये वाला टाइप वो इंपॉर्टेंस वाला टाइप नहीं है, ये वाला टाइप है अगर आरसी फ्रेम, स्टील फ्रेम, शेयर वॉल है, ये वाला टाइप को लेकर रिडक्शन फैक्टर आप यूज कर पाओगे। और ये वाला वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे कहाँ से? टी के करस्पॉन्डिंग, अब टी निकाले ना टाइम पीरियड, उसी करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करोगे, राइट। तो यहाँ पर ये सारे चीज दिया हुआ है, तो यहां से सिंपली आप AH1 AH2 निकल पाओगे। अब निकलने के बाद सिंपली अगर जाओगे यहां पर, देखो ये SA/G, इसका वैल्यू आप निकालोगे। देखो एक एक टाइम पीरियड के करस्पॉन्डिंग, एक एक टाइम पीरियड के करस्पॉन्डिंग एक एक SA/G का वैल्यू आप आ रहा है, ये रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स है आपका। तो एक SA/G का वैल्यू आप आ रहा है। अब एक एक SAG के करस्पॉन्डिंग एक एक एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन कोफिशिएंट, जो हम लोग सिस्मिक कोफिशिएंट जो है AH, तो हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट, ये वैल्यू आएगा। तो वही चीज AH1 के करस्पॉन्डिंग एक SA/G का वैल्यू बिठाओगे, 2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला बिठाओगे, यहाँ पर बिठाओगे, ऐसे करके 4 वैल्यू आएगा, क्योंकि 4 T आया है आपको, तो 4 T के करस्पॉन्डिंग 4 SA/G का वैल्यू आएगा, तो वहां पर 4 वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, तो बिठाओगे तो 4 SA/G का वैल्यू आपको निकल गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको सिंपली करना है, हर एक फ्लोर के लिए, हर एक मोड के लिए आपको ये डेटा निकालना होगा। तो डिजाइन लैटरल फोर्स इन ईच मोड, हर एक मोड के लिए आपको डेटा निकालना होगा हर एक फ्लोर पर। तो देखो ये है फॉर मोड 1, अगर मोड 1 के लिए आप कंसिडर करो तो हर एक फ्लोर पर उस फ्लोर का वेट, उस फ्लोर का फाई, उस फ्लोर का पी हम निकाले, उस फ्लोर का ए अगर मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा हर एक फ्लोर के जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो। लेकिन दिस मोड इज करस्पॉन्डिंग टू दिस वन, दिस लोड, इस पर्टिकुलर मोड। ऐसे ही मोड 2 के लिए भी निकलेगा, मोड 3 के लिए भी निकलेगा, मोड 4 के लिए भी निकलेगा,
तो इससे करके चार मोड के करस्पॉन्डिंग आपका 4 लोड निकला, 4 फोर्स निकला। नाउ ये चारों फोर्स आप कौन सा कंसिडर करोगे? आपका कंसिडरेशन कौन सा आएगा? सबसे पहली बात कि पीक शेयर फोर्स गिवन बाय, आपका पीक शेयर फोर्स गिवन बाय दिस वन। शेयर फोर्स V11 मतलब V11 होगा, 4 जो फोर्स निकला है वो V11, 4 का समेशन आप कर दोगे तो यहाँ पर V11, तो इसके बाद 2 1 पर दिस वन, फिर ऐसे करके घटता जाएगा V41 के लिए। सिमिलरली ये मोड 1 के लिए द फर्स्ट स्टोरी फॉर फर्स्ट मोड के लिए ये वाला निकलेगा, फिर शेयर फोर्स। ये स्टोरी शेयर फोर्स में बता रहा हूँ। स्टोरी शेयर फोर्स आपको कैसे निकालना है, स्टोरी शेयर फोर्स आप ऐसे निकालोगे, राइट। अब यहाँ पर जो क्यू निकला है ना, ये जो क्यू निकला है, ये क्यू आपका टॉप पर पीक पर कुछ इस तरह से आएगा। पीक पर चारों समेशन होगा यहाँ पर, इसके बाद नीचे वाले के एक माइनस होगा, इसके बाद आपका 1 1 माइनस हो रहा है, इसके बाद ये वाला माइनस होगा, इसके बाद ये वाला माइनस होगा। वही चीज आपको चारों मोड में करना पड़ेगा, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम, आप कंसीडर कौन सा करोगे? आपका डेटा है 4 मोड के करस्पॉन्डिंग, लेकिन आपको चाहिए एक पर्टिकुलर डेटा ना जिससे करस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट कर पाओगे, फिर इसका फर्दर एनालिसिस, डिजाइन, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वगैरह वगैरह। एनफोर्समेंट, अगर आरसीसी बिल्डिंग हो गया तो एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर स्टील बिल्डिंग हो गया तो आपको बीम कॉलम के लिए परमिसिबल लिमिट आपको निकालना पड़ेगा, परमिसिबल और एक्टिंग बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स आपको निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से आप डिजाइन कर पाओगे। तो राइट, आप करोगे कैसे ना? इसका सोल्यूशन है, 2-3 सोल्यूशन है। एक है एसआई रिसर्च मेथड, स्क्वायर रूट ऑफ सम स्क्वायर दिस वन, और एक है सीक्यूसी मेथड। आपको स्टैट प्रो में दोनों मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है कौन सा करें, कौन सा करें? अब इसका सोल्यूशन है, मोस्ट ऑफ द केसेस स्टैट में तो सीक्यूसी ही मोस्ट ऑफ द केसेस प्रेफर कर रहा है, हम भी सीक्यूसी मेथड ही फॉलो करते हैं। एसआरएसएस मेथड बहुत सिंपल है, ये मेथड बहुत सिंपल है, ये मेथड थोड़ा टफ है, लेकिन यही कंसिडर करते हैं हम लोग। ये आईएस कोड भी यही प्रेफर करता है, आईएस कोड पर भी मतलब प्रेफर नहीं, आईएस कोड पर भी ये दिया हुआ है, ये दोनों मेथड दिया हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये मेथड आप लोग फॉलो करें। अगर ये मेथड को फॉलो करते हो तो इसके बाद 3-4 लाइन में आपका सोल्यूशन निकल जाएगा, 3-4 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये मेथड फॉलो करोगे तो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा मैट्रिक्स आएगा, लेकिन आपका सोल्यूशन एक्यूरेट आएगा सीक्यूसी। तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये है आपका स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स क्वांटिटी, जो आपका जो शेयर फोर्स वगैरह जो निकला है वो है ये दोनों, राइट। तो यहाँ पर रो है क्रॉस मॉडल कोफिशिएंट। क्रॉस मॉडल कोफिशिएंट क्या है हम लोग देखेंगे कि क्रॉस मॉडल कोफिशिएंट है इस। अब क्रॉस मॉडल कोफिशिएंट को निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला चाहिए, वो है बीटा चाहिए और एप्सिलॉन चाहिए। बीटा क्या है? फ्रीक्वेंसी रेशियो, और एप्सिलॉन है मोडल डैम्पिंग रेशियो। मोडल डैम्पिंग रेशियो हम लोगों ने बताया था इससे पहले। और ओमेगा जे, ओमेगा आई, ये दोनों क्या है? सर्कुलर फ्रीक्वेंसी इन ith मॉडल और सर्कुलर फ्रीक्वेंसी इन jth मॉडल, ठीक है। सो नाउ यहाँ से आप लोग ये वाला जो चीज है ना, बीटा वाला चीज है, बीटा वाला फ्रीक्वेंसी ये मैट्रिक्स में आएगा। आपको देखकर ही पता चल रहा है कि ये आई और जे का फंक्शन है, मतलब बहुत सारे मोड्स हम लोगों के पास है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे होगा। तो आपको देख के पता चल रहा है कि ये एक मैट्रिक्स आएगा, तो वही मैट्रिक्स बीटा 1 1 के लिए बीटा 1/1, बीटा 2/1, 3/1, ऐसे करके ये मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। तो बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग आप वहां पर अगर सारे चीज यहाँ पर इंक्लूड कर देते हो तो रो का एक वैल्यू आएगा। रो के वैल्यू आ गया तो यहाँ पर आपको रो पता चल गया, तो आपको सिर्फ स्पेक्ट्रम का डेटा बिठाना है, तो आपको लैम्डा एक्चुअल जो आपको क्वांटिटी चाहिए, क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन में एक्चुअल जो क्वांटिटी चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। सुनो, यहाँ से ये निकलने के बाद सिंपली आप लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 4, हेंस आपको V1, आपका अगर V1 चाहिए तो ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज आपको फॉलो करना होगा।
तो वही चीज हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, जो फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ। तो नाउ यहाँ पर अगर आपको शेयर फोर्स का जो वैल्यू, अगर शेयर फोर्स आपको निकालना है डायरेक्ट फ्लोर का, तो शेयर फोर्स आप निकालने के लिए आपको सिंपली ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर डेटा बिठाओगे, ये आप ये जानते हो इस मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स से आपको ये मिल जाएगा। और ये वाला भी, ये है आपका शेयर फोर्स हर एक फ्लोर पर, अब लोगों ने निकाला था यहाँ से, यहाँ पर देखो ये वाला, राइट 76। देखो आपको चाहिए V1, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, V1 चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये चारों 1 आपको कंबाइन करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं, ये वाला 1 हर एक 70, 36, 16 और 5.8, 5.82, वही चीज यहाँ पर देंगे हर एक का 1। देखो 1 आपको 1 V1 चाहिए ना, तो V1 के लिए ये कंबाइन करके एक V1 निकलेगा। सिमिलरली वही चीज V2, वही चीज आप लोग करोगे, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, 3 के लिए भी ये 4 के लिए सिमिलरली, ऐसे करके हर एक वैल्यू को लिख रहा था कि शेयर फोर्स से निकल गया। सॉरी, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटरल फोर्स एट ईच स्टोरी। अब लैटरल फोर्स आपको निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले रूफ पर यहाँ पर आपको आ रहा है 41, देखो सॉरी, रूफ पर आपको आ रहा है 48, V4 पर 48 आ रहा है, तो 48 माइनस ऊपर और कोई फोर्स नहीं, 0। इसके बाद फ्लोर 3 पर 48 पर 62 निकल गया, 62 था V3 पर, तो 62 माइनस 48, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, ये वाला रूल। तो वही चीज यहाँ पर फ्लोर 2 के लिए भी पिछले वाले से अगले वाला जो माइनस होता है वो माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो वहां पर 62, यहाँ से देखो 66.61 माइनस 62.95, 62.95 वही कर रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद 80.70 माइनस 60.61 यही कर रहे हैं हम। तो ऐसे करके हर एक फ्लोर पर कंप्लीट क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन से हम लोग डिजाइन लैटरल फोर्स ये है, ये शेयर फोर्स मैट्रिक्स स्टोरेज शेयर, ये स्टोरेज शेयर है, ये सुनिए स्टोरेज शेयर, राइट, ये स्टोरेज शेयर है। तो यहाँ से हम लोग ये निकालोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आप देख रहे हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच।